बेटा तू जा ना, जाकर आराम कर ले, मैं रिया का जोड़ा रख दूंगी। शामली ने अपनी बहू अपर्णा के हाथ से शादी का जोड़ा लेते हुए कहा। मगर माँ, अपर्णा कहते कहते चुप हो गई और अपनी सास को देखने लगी। ये पहली बार नहीं था। उसने नोटिस किया कि जब से घर में शादी की भीड़ भाड़ शुरू हुई है, उसे शादी के कामों से किसी न किसी बहाने अलग रखा जा रहा है। शुरू में वह कुछ समझी नहीं थी, पर लगातार इस तरह की बातों ने अब उसे हार्ड करना शुरू कर दिया था। वह चुप से अपने कमरे में चली गई और दीवार पे लगी अमर की तस्वीर को भीगी आंखों से देखने लगी। शामली ने लाखों में ढूंढकर अपने बड़े बेटे अमर के लिए अपर्णा को पसंद किया था। अपर्णा थी भी वैसी। बहुत जल्द ही उसने अपने गुणों से सारे परिवार को अपना बना लिया था। अमर भी उस पे जान छिड़कता था, पर इनकी प्यारी सी गृहस्थी की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रह सकी। अमर आर्मी में था, बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हो गया और अपने पीछे अपर्णा को रोता बिलखता छोड़ गया। अपर्णा को एक शहीद की विधवा कहकर लोगों ने सराखों पे बिठाया। पूरे मोहल्ले में उसे खूब सम्मान दिया जाने लगा। ससुराल में भी उसे खूब प्यार मिला। शामली अपने बेटे की कमी बहू को लाड करके पूरी करने लगी। अमर की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसके जाने के बाद जो खालीपन अपर्णा सह रही थी, वो कभी भी भरने वाला नहीं था। लेकिन घर वालों के प्यार और अपनेपन से अपर्णा को संभलने में बहुत हद तक मदद करी। देखते देखते करीब 1.5 साल बीत गए। अपर्णा को इतने सालों में कभी भी विधवा या अभागन जैसे ताने नहीं सुनने पड़े। इनफैक्ट उसे एक बेटी की तरह ही प्यार और अधिकार मिले। सास ससुर और देवर ननद के अपनेपन में वह अपना दुख भूल गई। खुद की किस्मत पे गर्व होता उसे कि एक मायका छूटा तो दूसरा मायका मिल गया, जहाँ से उसकी कभी विदाई नहीं होनी थी। मन ही मन इठलाती वह 1 हफ्ते पहले ही उसकी ननद रिया का रिश्ता तय हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे। अपर्णा और शामली ने शादी की खरीदारी की लिस्ट बनाई और शॉपिंग करने में बिजी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर घर में मेहमान आने लगे और वो होने लगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। उसे अचानक आराम करने को कहा जाने लगा था। वह बस किचन और मेहमान नवाजी के लिए पुकारी जाने लगी थी। शुरू में उसने गौर नहीं किया, पर एक दिन जब मोहल्ले की औरतें गीत के लिए आई और वह भी शामिल होने लगी तो काकी ने फुसफुसाया कि शामली के कान में कहा, देख बहू, शादी विवाह की बात है। सुहागनों के आशीर्वाद से बच्ची का घर बसेगा, लेकिन जिसका खुद का सुहाग नहीं रहा वो कैसे सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। सच तो यही है ना कि बहू विधवा है, उसे सगुन के कामों से दूर ही रख। कैसी बातें करती हो काकी, बेटी है वह हमारी, और आज के ज़माने में ये सब कौन देखता है। उसने पति खोया तो हम सब ने भी एक रिश्ता खोया। इसका मतलब तो हमें भी शगुन के कामों में नहीं रहना चाहिए। सामने ने कह तो दिया, पर माँ का मन काकी की कही बातों को पूरी तरह नकार नहीं पाया था। मैंने तो भले के लिए कहा बहू, बाकी तुझे जो ठीक लगे, काकी ने हाथ नचाते हुए कहा और अपर्णा को घूर के देखा। अपर्णा ने सुना अनसुना कर दिया था उस दिन के बाद से उसने नोटिस किया कि उसकी माँ जैसी सास अचानक से सास बन गई थी, जिसकी बहू अभागन थी, जिसने घर घुसते ही अपने पति को निगल लिया था। शामली ने खुलकर अपर्णा से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में अपर्णा ने सब कुछ महसूस कर लिया था। अपर्णा टूट गई। शामली के व्यवहार का बदलाव घर में भी सबने महसूस किया, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो लोग। शादी का जोड़ा शामली को पकड़ाकर बुझे मन से वह अपने कमरे में आ गई थी। आज उसे अमर की कमी बहुत महसूस हो रही थी। न चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी वह। उसे समाज के तानों से मतलब नहीं था, लेकिन अपनी माँ समान सास से ऐसी उम्मीद नहीं की थी उसने। आखिरकार थक कर उसने नियति को स्वीकार कर लिया और खुद को शादी के रिवाजों से अलग कर लिया। भाभी भाभी भाभी, मेरी चूड़ियों का सेट नहीं तैयार किया आपने अब तक। रिया उसे खोजते हुए कमरे में आ गई। अपर्णा को रोते देख रिया को जैसे जोर से झटका लगा। भाभी, आप रो रही हैं? क्या हुआ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मी को बुलाऊं क्या? रिया घबरा गई। पिछले 1 साल में उसने अपर्णा को हमेशा मुस्कुराते ही देखा था। नहीं रिया, कुछ नहीं,
बस आज अमर की बहुत याद आ रही है, अपर्णा ने महसूस आवाज़ में कहा और फफक कर रोने लगी। रिया ने उसे कस के भींच लिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक सुबह से गहमा गहमी थी, घर मेहमानों से भरा हुआ था। रिया की बारात बड़े धूमधाम से दरवाजे पर लगी थी। रिया की नज़रें बस अपनी भाभी को ढूंढ रही थी, पर अपर्णा ने सरदर्द का बहाना बना दिया था और अपने कमरे में चली गई थी। दिन भर अपर्णा शादी की रियाजों से बहाने बनाकर बसती रही थी, लेकिन जब दुल्हन दूल्हा के गठबंधन के रस्म के लिए भाभी को खोजा जाने लगा तो शामली बेचैन होने लगी कि अब कैसे मना करेगी वह सबको। शामली जी, अपर्णा को बुलाओ, गठबंधन की रस्म तो भाभी के ही हाथों होगी ना, अपर्णा के ससुर ब्यास जी ने कहा। तो शामली ने नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं, वह नहीं आ सकती ब्यास, वह विधवा है, कैसे गठबंधन जैसी पवित्र रस्म कर सकती है। माँ, ये क्या कह रही हो तुम कब से ऐसी बातें करने लगी, अभय ने फुसफुसा कर कहा। उसने सुना तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने नाराज़गी से अपनी माँ को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी उस माँ ने कहा है जिसने अपर्णा को रिया से भी बढ़कर प्यार किया था। शामली, होश में हो ना, क्या बकवास कर रही हो, बहू सुनेगी तो कितनी तकलीफ़ होगी उसे, सोचा तुमने। ब्यास जी ने शामली की बाँह पकड़ी और उसे किनारे ले जाकर सख्त स्वर में बोले, हाँ माँ, भाभी को कितना बुरा लगेगा, मैं खुद भाभी को लेकर आती हूँ, अगर गठबंधन होगा तो बस उन्हीं के हाथों से। हैरान सी रिया ने मंडप से उठते हुए कहा। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी थी। कोई शामली को सही कह रहा था तो कोई गलत। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि शहीद की विधवा कह के सर आँखों पे बिठाने वाले लोग आज उसे अपशगुनी कैसे कह सकते थे। हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ ना उसकी। अरे समाज के नियम है, सदियों से चल रहे हैं, मैंने कौन सा शुरू किया है। और बेटी की शादी की बात है, जरा सा रस्मों से दूर ही तो रखा है उसे, उसके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर दिया ना। शामली ने हड़बड़ाकर रिया की कलाई पकड़ ली। वह ब्यास के पास खिसक आई और फिर गिड़गड़ा के बोली, शादी विवाह की बात है ब्यास, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम, बस जरा सी सावधानी बरतने में क्या हर्ज हो गया। शामली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब बस करो शामली, उफ, शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। कल को भगवान न करे हमारी रिया होती अपर्णा की जगह तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बातें करती। ब्यास जी शामली की बात सुनकर आपे में नहीं रह पाए। उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। वह अवोक रह गए थे यह सब सुनकर। मैं जा रही हूँ भाभी को लाने, रिया ने नाराज़गी से अपनी माँ को घूरा। तो रुक रिया, मैं लेकर आता हूँ भाभी को। शामली को घूरता हुआ अभय अपर्णा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ओह अच्छा, तो तुम्हारी यही घटिया सोच के कारण वह शादी में दूर दूर थी, तभी आजकल वह ज़्यादातर अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब समझ में आया ब्यास जी को, जैसे अचानक ही शादी के नियमों के दौरान अपर्णा के दूर दूर रहने का कारण समझ में आ गया। उफ, क्या बीत रही होगी उस बच्ची पे, कैसे सहा होगा उसने अपनी माँ का यह सौतेलापन। ओ शामली, तुमने ये क्या किया। ब्यास जी अपना सर पकड़कर वहीं पास ही एक कुर्सी पर ढह गए। शामली एक पल को दुविधा में पड़ गई। उसकी आंखें सोचने वाली स्थिति में शुक्र के छोटी छोटी सी हो गई थी। भाभी चलिए उठिए, बहुत हो गया, मंडप में चलिए, रिया वेट कर रही है आपका। अभय ने अपर्णा के कमरे में कदम रखते हुए आदेशात्मक लहजे में कहा। अभय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, अपर्णा ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा और नज़रें नीचे झुकाकर अपने पाँव के अंगूठे से ज़मीन कुरदने लगी। बस बहुत हो गया आपका बहाना, हमें सब पता चल गया है, आप इस घर की बहू हैं, भैया के नहीं रहने से आपका ये हक ख़त्म नहीं हो जाएगा। वैसे तो हमने भी भाई बेटा खोया है, अब शगुन का काला टीका सिर्फ आप ही के हिस्से में क्यों भाभी, आप चलिए बस। अभय ने सिसकती हुई अपर्णा की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए मंडप में ले आया। अगर अपर्णा आगे बढ़ी तो मेरा मरा मुंह देखोगे, सब मैं कह रही हूँ। अचानक ही शामली अभय के सामने आते हुए चीखी। माँ, रिया चीख पड़ी। शामली ब्यास जी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी थी। वो बेबस से उठे और अपर्णा के सर पे हाथ रखकर वहाँ से जाने लगे। माँ, भाभी का विधवा होना अगर इन्हें गुनहगार बनाता है तो अब से ये विधवा नहीं रहेगी, मैं विवाह करूँगा इनसे,
मेरी बिहाता है ये। आज से मैं मांग भरता हूँ इनकी, और अब से अभय की सुहागन है ये, इस घर की बहू। अभय ने मुट्ठी भर सिंदूर लिया और अपर्णा की मांग में भरने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। अचानक ही उसकी बड़ी हुई कलाई को अपर्णा ने मजबूती से थाम लिया। उसने आहिस्ते से अभय की कलाई को छोड़ा और शामली के सामने जा खड़ी हुई। आंसुओं से भीगा चेहरा और सैकड़ों सवालों से भरी आंखें उठी और वहाँ उपस्थित सारे लोगों से जैसे अपने सवाल के जवाब मांगने लगी। माँ, अमर से मेरा रिश्ता 7 जन्मों का जरूर था, लेकिन क्या आपका रिश्ता उनसे इतना कमज़ोर था कि उनके जाते ही वो टूट गया? उनके जाने के बाद मेरा नाम बदल दिया इस समाज ने और मैं उनकी विधवा कहलाई, और ये नाम जीवन भर के लिए इस सफ़ेद साड़ी के रूप में बांध दिया गया मुझसे। तो आप पापा, अभय, रिया, आप सबको समाज ने कोई नाम क्यों नहीं दिया? जबकि मेरा रिश्ता तो उनसे बस कुछ साल पहले जुड़ा था, लेकिन आप सब तो खून के रिश्ते से जुड़े थे ना। बताइए ना माँ, ऐसा क्यों होता है कि जब पत्नी की मृत्यु होती है तो पुरुष के लिए समाज किसी तरह का कोई बंधन, कोई बेड़ियाँ, नियम कायदे नहीं बनाता है, लेकिन जहाँ पति की मृत्यु हुई की माँ, एक स्त्री की जिंदगी की डोर विधवा या सुहागन के नेम टैग पर ही क्यों टिक जाती है माँ? मंगलसूत्र के रूप में पुरुष के नाम का एक पट्टा टांग दिया जाता है स्त्री के गले में, जैसे कि किसी कुत्ते के गले में उसके मालिक के नाम का पट्टा। और ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये बेजान चीज़ें क्यों किसी जीती जागती इंसान, एक स्त्री की ज़िंदगी जीने के तरीक़ों का मालिक बन जाता है माँ? ऐसा क्यों होता है कि पति के होने ना होने से पत्नी के नाम से लेकर उसकी हर एक क्रियाकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है? क्यों माँ? क्या अमर के ना होने से मेरा होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या अपर्णा की आहत हुई भावनाओं का सारा दर्द आज उसकी ओठों के रास्ते बाहर आने को जैसे मचल उठा था? उसने आहत स्वर में अभय की तरफ देखा, जो आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। और अभय, तुमने भी अपना फैसला एक विधवा बेचारी पर थोपना ही चाहा ना? मेरी मांग में सिंदूर भरने के पहले तुमने एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी। क्यों अभय? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अगर मेरी मांग में किसी पुरुष के नाम का सिंदूर ना हो तो मुझे एक इंसान होने का अधिकार नहीं मिल सकता है? मैं बिना पुरुष नाम के सहारे इज्जत से, अपनी इच्छा से अपनी ही ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ? ऐसा ही सोचा ना तुमने भी अभय? अपर्णा जैसे कलप कर बोली। नहीं। अभय बुरी तरह तड़प उठा अपनी प्यारी सी भाभी के इल्ज़ाम पर। वह लगभग गिड़गिड़ा कर बोला, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी, माँ की कसम ने मुझे जैसे पागल कर दिया था। उस वक्त बस इतना समझा, आपका ये नालायक अभय की आपका विधवा होना अगर श्राप है तो ये लाल रंग ही उसे श्राप को काटेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ब्यास जी के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए थे। उनकी आंखों में गर्व था। बेटा देश के लिए लड़ा था और बहू समाज के खोखले नियम के लिए लड़ रही थी। अपर्णा में उन्हें आज अमर की छवि नज़र आ रही थी। जीती रहो बेटा, भगवान करे ऐसा बेटा हर घर में हो। ब्यास जी ने अपर्णा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। रिया की आंखें खुशी से नम थी। शामली अब खड़ी कभी अपर्णा को देख रही थी तो कभी वहाँ उपस्थित लोगों को, जो तमाशबीन बने खड़े थे और खुसर फुसर में व्यस्त थे। इन्हीं कथित समाज के 4 लोगों के लिए उसने अपनी बच्ची, अपने अप्पू का दिल दुखाया। छी! अचानक ही उनकी नज़र जैसे शर्म से ज़मीन में गड़ने लगी थी। अपर्णा सिसक के रो रही थी। अभय अब भी उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। भाभी, मुझे माफ़ कर देना। आपको आपका हक दिलाने का और कोई रास्ता समझ नहीं आया था। काश कि इस नालायक के भेजे में इतनी सी बात आ जाती। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो जो चाहे सज़ा दे देना मुझे। आप हमेशा ही अमर भैया की अर्धांगिनी के नाते ही हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अगर आपको इस नालायक पे ज़रा भी भरोसा हो तो मुझे स्वीकार करके मेरा उपकार कीजिए। आपके हर फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा। अभय अपर्णा के पास हाथ जोड़कर अपने घुटनों पे बैठ गया। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। अप्पू, मेरी बच्ची, जाने अनजाने मैंने तुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। पता नहीं कैसे मैं सबकी बातों में आ गई थी, लेकिन तूने मेरी आंखों पर से खोखले आंडांबर का पर्दा हटा दिया। बेटा, हे भगवान, मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची।
शामली को अपनी गलती का एहसास उसके बच्चों ने करा दिया था। वह अपर्णा के गले से लगे सिसक उठी। माँ पापा। काफ़ी देर से खामोश खड़ी रिया ने कहा, मुझे अपना गठबंधन मेरी भाभी से ही करवाना है। मेरी अपर्णा भाभी ही मेरा गठबंधन करेंगी। इस घर की बड़ी बहू के हाथों से मेरे गठबंधन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये समाज के ढकोसले तो बिल्कुल भी नहीं। अमर भैया के रहने या ना रहने से मेरी भाभी के अधिकार और व्यक्तिगत पर कभी कोई आँच नहीं आ सकता है। ये एक इंसान से वचन है। भाभी आइए आइए और मेरी भाभी इस घर की बड़ी बहू का फ़र्ज पूरा कीजिए। मैं यहाँ इसी मंडप में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। रिया ने अपर्णा के चेहरे पर पड़े सिंदूर की छींटों को साफ करते हुए कहा, जो अभय की कलाई थामते वक्त उसके चेहरे पर गिरे थे। जाइए भाभी, और रही शादी की बात तो वो फैसला पूरी तरह से आपका होगा। आप अच्छे से समय लेकर सोच समझ के अपना फैसला ले। आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। अभय ने रिया की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ रिया, मेरी बहू ही अपनी ननद का गठबंधन का रस्म करेगी। शामली ने अपर्णा की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, आ तेरी माँ को माफ़ कर दे अप्पू। और देख, आज इस मंडप पे हम दोनों माँ बेटी मिलकर समाज के मुंह पर तमाचा मारेंगे। शामली ने अपने आंसुओं को पोंछा और गर्व से बच्चों की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद ही अपर्णा ने खुशी खुशी अमर की पत्नी की हैसियत से रिया का गठबंधन किया और बड़ी बहू का फ़र्ज पूरा किया। फिर उस रात एक अनोखा विवाह हुआ। उस मंडप में समाज द्वारा अस्वीकृत एक नाम से एक नए रिश्ते की नींव रखी। अपर्णा के हाथों दूल्हा दुल्हन के गठबंधन का रस्म पूरा हुआ। फिर इस रात एक अनोखे विवाह का साक्षी बना वह मंडप और वहाँ उपस्थित समाज के कथित 4 लोग। यह अनोखा विवाह मुँह चिढ़ा रहा था हमारे समाज के खोखले रस्म रिवाज को और समाज के मुंह पर तमाचा मार रहा था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।